तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं सेस के बारे में और पढ़ेंगे सेस के बारे में और यूज़ भी करेंगे सेस। कैसी होती है सेस, क्या डिफरेंस है सेस और सीएसएस के बीच में, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेस होती क्या है? ठीक है, बेसिकली मैंने यहाँ पे दो फाइल बना रखी है, एक तो एस सी एस एस है, एक सेस है। और मैं बताऊंगा सबसे पहले सेस और सी एस एस क्या होती है। ठीक है, तो चलते हैं इसमें नहीं। ठीक है, तो चलते हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट अभी खुद के लिए डाल रखा है, बट तब तक मैं, तो बेसिकली हम एक्सेल ड्रॉ पे आ गए हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले समझाना चाहता हूँ कि क्या चीज़ है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो और फिर आप ढंग से, मतलब जो भी करना चाहें वो ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 डब्बे बनाने वाला हूँ। ठीक है, और 3 डब्बे बना के आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है तीनों के में। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम बात कर रहे हैं सी एस एस की, जिसे हम नॉर्मली देखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं बात करूँ तो बात करेंगे सैश की, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बात करेंगे एस सी एस एस की। ठीक है, क्या डिफरेंस है? देखो, सी एस एस तो हमने ऑलमोस्ट पढ़ी है कि वही प्रॉपर्टी होती है, फ्लैक्स बुक्स की प्रॉपर्टी होती है, ग्रिड की होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ओवर, ये वो फलाना ठिकाना जो भी है, सारे इफेक्ट्स जो होते हैं वो सी एस एस में हमने पढ़े। तो वो नॉर्मल सी एस एस तो आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेस भी यूज़ करोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं नॉर्मल सी एस एस यूज़ होती है। लेकिन इसके साथ कुछ नए फीचर्स आते हैं इन दोनों में। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों चीज़, ठीक है, ये दोनों चीज़ सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सी एस एस में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, वो काफ़ी लिमिटेड मिलती हैं। मतलब अगर आपके पास प्रो प्लान है किसी भी चीज़ का और एक सिंपल प्लान है, तो ये कहीं ना कहीं एक सिंपल प्लान प्रोवाइड करता है। वहीं पे जो सेस है वो हमारा क्या है, या सेस जो है वो हमें थोड़ी सी प्रीमियम फीचर्स देता है। प्रीमियम फीचर्स मतलब कुछ अलग करने की चीज़ें देता है, ताकि हम जो चीज़ें हैं उसको मल्टीपली आसानी तरीके से कर सकें, ऐसा कुछ, और काफ़ी आसानी से वो सारा काम कर सकें। तो ये फीचर देता है जिसके बारे में हम देखेंगे। बट अभी इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं कि हमारा जो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या हो गया इसे? ठीक है, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में भी पहले बात करते हैं। तो क्या है, देखो, इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, और बेसिकली मोस्टली हम सेस में एस सी एस एस यूज़ करते हैं। ठीक है, एस सी एस एस क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है ना वो काफ़ी आसान वाला है। ठीक है, काफ़ी सी एस एस से जो है मैच करता है, इसलिए हम एस सी एस एस को ज़्यादातर यूज़ करते हैं और सेस को नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका सिंटैक्स जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता है, क्योंकि सी एस एस से थोड़ा सा अलग है। तो इसमें कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह नहीं होते हैं। तो मैं इसलिए पहले दिखा देता हूँ आपको कि सेस का सिंटैक्स कैसे होता है। तो ऐसा कुछ सिंटैक्स होता है। ठीक है, क्योंकि आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि कोई ब्रैकेट नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और इसमें एक भी स्पेस इधर उधर हुआ ना, तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ हो जाएगी वो आपको पता नहीं। अगर मैंने ये पी इसके अंदर लिख दिया तो इसका मतलब div के अंदर का कोई लेना देना नहीं है इससे। पी के ऊपर कलर रेड लगेगा, सीधी बात है, और कलर के अंदर भी एक ही स्पेस होना चाहिए, ताकि ये कलर की प्रॉपर्टी है ऐसा पता चले। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लेक्स बनाती है इसको, सैस को। ठीक है, और इसीलिए हम सेस की जगह क्या करते हैं, एस सी एस एस को करते हैं। ठीक है, तो एस सी एस एस में देखो, आपको प्रॉपर्टी देख के पता चल रहा होगा कि मैंने एक चेक वो लगा रखा है, और उसके अंदर एक पैराग्राफ टैग लगा रखा है। ठीक है, और ये सारी प्रॉपर्टीज यूज कर रखी है डायरेक्टली। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमें सी एस एस जैसा स्टाइल मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, तो हम जब यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर, तो वो JSX जो है वो HTML CSS है। ठीक है, तो सिंपल सा जब सिंटेक्स देखा वो मिल जाता है ना, तो काफी आसान हो जाता है, और हमारे लिए करना भी आसान हो जाता है उस चीज को। ठीक है, तो वैसी कुछ चीज है। तो सैस और CSS अलग नहीं है, वो दोनों सेम ही है, बस उसके लिखने का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है, बस और कुछ नहीं है उसमें। कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह नहीं होते, और हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो मैं एस सी एस एस ही सिखाऊंगा, तो सैस और एस सी एस अलग नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको कैसे रिएक्ट के मैं किसी प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकता हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं अपनी पैकेज डॉट जेसन की फाइल में दिखा देता हूँ आपको कि मेरे पास एक सैस का, ये मैंने ये सैस इंस्टॉल किया है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। मैं यहाँ पे एक अलग से अ, एक टर्मिनल खोल लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा टर्मिनल खुल गया, और मैं एक्चुअली इसके अंदर फ्रंट एंड के अंदर हूँ। ठीक है, तो
अरे यार, दो अलग लैपटॉप में काम करने में ये दिक्कत होती है क्योंकि कीबोर्ड्स मैच नहीं होते। बाय। फाइन। 10। ओके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? npm स्टार्ट। मैं भी क्या स्टार्ट करने का कमांड लिखता हूँ। उसके बाद लिखना है आपको npm i और sas। ठीक है, अभी आपको पूरी जगह ढंग से दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसका क्या करता हूँ, साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि npm i sas लिखा है। ठीक है, तो इस कमांड को आपको चला देना है। मैं भी चला देता हूँ, ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल है तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। तो ये डाउनलोड हो रही होगी npm i sas। ठीक है, यहाँ पे देखो दिख रहा है। तो ये पैकेज डाउनलोड हो रहा है और मैंने npm का यूज़ किया है। और ऐसे 3 पैकेजेस होते हैं, एक यान होता है और एक pnpm भी आया है। ठीक है, ये सारे पैकेजेस इंस्टॉलर होते हैं, जो पैकेज मैनेजर्स होते हैं, जो इंस्टॉल करना और ये सारी चीज़ों में काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, छोटा सा पैकेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंस्टॉल करोगे और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे भी यूज़ करना है उसकी एक फ़ाइल बना लो। ठीक है, और इसे इस्तेमाल करो। तो अभी मैं दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया था, वो मेरा चल रहा होगा। तो मैंने ये कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह अप्लाई कर रखी है और मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने अप्लाई करी है। तो मैंने सेस करके ये एक फाइल बनाई है, JSX। एंड इसके अंदर मैंने ये लिखा भी था डिफरेंस। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी बट वो ढंग से हो नहीं पाई। ठीक है, तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे ये सेस चलानी है और मैंने इसमें पैराग्राफ के टैग को कलर रेड दे रखा है, तो पैराग्राफ का टैग हमारा ये वाला भी और ये वाला भी है। तो अगर मैंने जैसे ही दिया तो एक्चुअली इसमें रेड कलर आ गया, देखो ये रहा। ठीक है, अब इस पे रेड कलर क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने जो दूसरे उसमें भी प्रॉपर्टी दे रखी है, चेक डॉट एस सी एस एस में भी प्रॉपर्टी दे रखी है, वो भी पैराग्राफ में दे रखी है कि कलर मेरा येलो होना चाहिए, ये जो मैंने यहाँ पे कलर दिया हुआ है, और बैकग्राउंड कलर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैंने डायरेक्टली प्रॉपर्टीज अप्लाई की हुई है, ये ज़्यादा वो होगी क्योंकि क्लास नेम के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर अप्लाई की हुई है, तो वो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो अभी सैस और सी एस दोनों को साथ नहीं चलाते हैं, एक को ही चलाते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सैस का फायदा क्या है। ठीक है, सबसे पहला फायदा है कि हम इसके अंदर वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं तो हम वेरिएबल बनाते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, पाइथन यूज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वेरिएबल बना सकते हैं। तो वेरिएबल बनाने के फायदे क्या होते हैं कि हम उसे कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए तो उसका नाम वेरिएबल है कि हम उसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो, अगर कोई फिक्स नहीं है कि आपको ये नाम है, बस आपको डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए। और जैसे मुझे ए वेरिएबल बनाना है, अब इसका फायदा क्या है, जैसे मैंने बोला चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको मान लो कुछ भी दे सकता हूँ, 5 पिक्सल भी वो दे सकता हूँ। ठीक है, अब इसका फायदा ये है कि मान लो मैंने अगर किसी किसी चीज़ की पर्टिकुलर वैल्यू को 5 पिक्सल दे दी मैंने। मान लो मेरा कोई फॉन्ट है और उसकी मैंने लेंथ या फिर कुछ किसी चीज़ को प्रॉपर्टी को 5 पिक्सल दे रखा है, किसी भी चीज़ को मान लो, या बॉटम का मैंने मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल दे रखा है कहीं पे। अब मुझे इस वैल्यू को मैंने हर जगह अप्लाई कर रखा है पूरे वेबसाइट पे। ठीक है, अब मुझे चेंज करना है तो मैं डायरेक्टली एक वैल्यू को चेंज करके पूरी वेबसाइट को चेंज कर सकता हूँ। तो ये फायदा होता है इस चीज़ का कि हम वो चीज़ करते हैं। और आई थिंक सबसे ज़्यादा हम इसके लिए कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि कलर का फायदा क्या है कि देखो, हमारी जो वेबसाइट का कलर है वो 2 या 3 या मल्टीपल कलर से ही होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 कलर्स दे रखे हैं तो क्या होता है कि कभी भी जो वेबसाइट बनाने वाले जो क्लाइंट्स होते हैं ना, या फिर जो कंपनीज होती है, वो हमें क्या करते हैं, कलर कोडिंग देती है अपनी कि 5 या 6 कलर्स होते हैं जो पूरी वेबसाइट में होते हैं। ठीक है, तो वो जब रिवैम्प करते हैं, दोबारा से वेबसाइट को चेंज कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो वो फिर से कलर देते हैं। तो उस टाइम पे पूरी वेबसाइट में जाके कलर चेंज करना वो ठीक नहीं रहता। इसकी वजह हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली एक ही जगह पे कलर की प्रॉपर्टी बना के उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारा काम भी बचता है, उनका भी काम बचता है। ठीक है, तो ये फायदा है। ओके, अब इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो उसके अंदर आते हैं। और ये फीचर्स देखो किसी को याद नहीं रहते कि ये भी करना है वो भी करना है। आपको प्रोग्रामिंग में जितना कम हो सके ना याद करने की कोशिश करो। ठीक है, याद मत करो बिल्कुल भी कोई चीज़, समझो। सबसे ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी चीज़ आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। आप लैपटॉप पे बैठो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, आप दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, तो याद मत करो, अंडरस्टैंड करो। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको कहाँ से चीज़ें देख के और इस्तेमाल करनी है। तो w3schools.com पे जब आप जाओगे ना, तो आपको सेस टाइप करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। देखो, इंट्रोडक्शन में इन्होंने भी सिंपल सा बना के दे रखा होगा। ठीक है,
कि ये वेरिएबल्स वगैरह बना रखे हैं, ठीक है। फिर इंस्टॉलेशन बताई होगी जो कि मैंने बता रखा है कि npmi इंस्टॉल कर दो, इन्होंने भी वैसे ही कुछ बता रखा हुआ है, ठीक है। फिर वेरिएबल्स, ओके, इन्होंने वेरिएबल्स बताया, तो ये वेरिएबल्स होते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। देखो माई फोन वगैरह कुछ भी डाल सकते हो वेरिएबल, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। अब नेस्टिंग की बात है। नेस्टिंग क्या होती है, देखो अब इस कोड को समझो कि नैव के अंदर यूएल है, ठीक है, यूएल के अंदर एल आई है, फिर एंकर है, सॉरी, नैव के अंदर यूएल है, एल आई है और एंकर है, ठीक है। अब अगर मैं नॉर्मल सीएसएस में लिखता तो मुझे यूएल लिखना पड़ता, फिर एल आई लिखना पड़ता अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मल सीएसएस में कोड लिखता तो कैसे लिखता, फॉर एग्जाम्पल सोचो कि मेरे पास एक एस टैग है, एक पी टैग है, या जो भी है, ठीक है। तो मान लो मैं अलग प्रॉपर्टी लिखता, किसकी, एक तो क्लास की अलग प्रॉपर्टी लिखता। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सैंपल बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो जैसे समझ लो मेरे पास ये डिव है, डिव के अंदर एच वन है, पी है और ये वाला पी है, क्योंकि एक ही पेज पे कई सारे एच वन टैग्स हो सकते हैं। एच वन तो एक ही होता है वैसे ऑलमोस्ट एसईओ के लिए, बट कई सारे पी टैग्स हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टैग्स होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ है, तो इसमें जब खासी तेरे से हमने चेक लगाया ना यहाँ पे, तो मैं इसके अंदर के टैग्स को अपने आप डिसाइड करता हूँ कि एच वन पे ये आएगा, पी पे यही आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने चेक डॉट एस सी एस में मैं गया और मैंने चेक पे लगा रखा है और मैं कह रहा हूँ कि अगर पी टैग पे आएगा तो यही आएगा। अब मैंने मान लो एंकर टैग बना दिया और इसके अंदर मैं एंकर टैग पे डायरेक्टली लगा सकता हूँ, ठीक है। और फॉन्ट साइज मुझे नहीं पता, बट मैं कलर दूंगा इसमें से, कलर मुझे रेड चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके साइज के अंदर एंकर टैग बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि मैंने एंकर टैग बाहर अंदर बनाऊंगा और एक एंकर टैग बाहर बनाऊंगा, वो खुद भी लिख देते हैं इसके अंदर, हेलो लिख देते हैं, ठीक है। और बाहर वाले एंकर टैग में वर्ल्ड लिख देता हूँ मैं, ठीक है। डिफरेंस ये है कि देखो अगर वहां पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे तो सिर्फ एक ही जगह पे अप्लाई कर पाते थे, मतलब एक पे अगर मैंने एंकर पे अप्लाई कर दिया तो सिर्फ उसी एंकर पे चलेगी, उस एंकर पे भी चलेगी और जितने एंकर सब पे चलेगी। बट यहाँ फायदा ये है कि मैं नेस्टेड लगा सकता हूँ, तो सिर्फ ये इसी एंकर पे वैल्यू चलेगी, इस वर्ल्ड वाले पे नहीं चलेगी। चलो देख लेते हैं एक बार फिर। मेरा यहाँ पे चल रहा है कोड, ओके। तो कलर रेड नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया भाई, एंकर टैग पे तो लगाया था ना मैंने, या तो मैंने चेक डॉट सी एस एस, ठीक है, एंकर टैग में लगाया हुआ है, चेक के अंदर मेरा जाना चाहिए कलर रेड। कलर रेड नहीं लेता क्या ऐसे, ले तो लेता है वैसे। अच्छा यहाँ तो मुझे ऐसे ही लगाना पड़ेगा ना, वो आदत हो गई स्टाइल वाली, ठीक है। तो वही होता है जब आप दो तीन अलग अलग तरह के कोड पे काम करते हो ना, तो ये सारी चीजें दिखती है। तो देखो सिर्फ हेलो पे चल रहा है, वर्ल्ड पे नहीं चल रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने चेक के अंदर नेस्टेड कंडीशन लगा रखी है। अगर मैं ऐसे चाहूँ तो कितना अच्छा फायदा है। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि मेरे पास कई सारे डिव हैं, उसके अंदर सेम प्रॉपर्टीज आ रही है एच वन पी वन, और मुझे सबको अलग अलग कलर देना है। ये होता है ना कुछ टू डू ऐप वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो उसके अंदर हमें अलग अलग कलर देना होता है, ठीक है। या पर्टिकुलर कोई लाइन है और वो मुझे अलग अलग तरीके से देना है, तो मैं इससे कितना जल्दी और सही लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे फिर ज्यादा सोचना नहीं, मुझे पता है कि डिव है, उसके अंदर एच वन है, उसके अंदर ये कलर आएगा, उसके अंदर ये आएगा, फिर उसके अंदर ये आएगा, तो नेक्स्ट कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके बाद कहाँ गया वो, हमने डब्ल्यू थ्री स्कूल खोला था ना, हाँ। तो ये नेस्टेड वाली समझ आ गई। अब एक ये तरीका है, ये तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो आई थिंक। इसका मतलब क्या है कि नेव और यूएल दोनों पे ये चीज अप्लाई रहेगी, ठीक है। अ, और ऐसे इसका मतलब है नेव और एल आई पे, ठीक है, ये चीज अप्लाई रहेगी। तो आप मल्टीपल वैल्यू भी साथ में दे सकते हो, ठीक है। इसका मतलब यही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे चेक के साथ अगर मैं चाहूँ कि एंकर पे भी यही टैग अप्लाई हो, तो मैं डायरेक्टली दे सकता हूँ। ऐसा मैंने बस डायरेक्टली लगा दिया। मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो चेक की प्रॉपर्टी भी हट गई, हमें स्पेस देना था शायद। डॉट चेक, ठीक है, यहाँ ये आ रहा है, यहाँ चेक आ रहा है, एंकर, सॉरी, ए टैग। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने डिव लगा के देखा और कुछ चेंजेस मुझे दिखे यहाँ पे। मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ कि देखो हेलो जो हमारा पैराग्राफ टैग है, और वर्ल्ड जो है हमारा पैराग्राफ टैग है, ठीक है। वर्ल्ड जो है हमारा एंकर टैग है।
अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो वर्ल्ड जो हमारा एंकर टैग है और हेलो भी जो हमारा एंकर टैग है, तो उस पर तो अप्लाई हो रही है वैल्यू, पर डिप पे नहीं हो रही। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि डिप पे नहीं हो रही, क्योंकि डिव जो है उसके अंदर वो पैराग्राफ टैग या एंकर टैग इसको देख रहा होगा, और जो हमारा यहाँ पे है वो उन्होंने नेव और यूएल और इसके साथ किया है, तो मतलब कम्बिनेशन कर सकते हैं, बट द रूल्स आर डिफाइंड वन बाय वन। ठीक है, तो रूल्स जो डिफाइन होंगे वो वन बाय वन होंगे। ठीक है, इसका मुझे अभी कंफर्म नहीं है ढंग से, बट हम मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, और ये कई जगह अप्लाई होता है, बट ये ज़्यादातर आप ना उन टैग्स टैग्स के लिए ज़्यादा सही है एज कम्पेयर टू बी उनके साथ भी। जैसे फॉर एग्जांपल H1 H2 को आप सेम साथ प्रॉपर्टी देना चाहते हो तो सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हटा के जो मैंने चेक लिखा था वही रख देते हैं, और मैं यहाँ पे नीचे कोई प्रॉपर्टी देता हूँ। जैसे मुझे पैराग्राफ को भी देनी है, एंकर को भी देनी है, और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी देता हूँ कि कलर दे दो ग्रीन। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे कलर ग्रीन दूंगा तो देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो अपने अकॉर्डिंगली कर रहा है, बट पैराग्राफ और इस टैग पे नहीं कर रहा है ये, क्योंकि स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंगली सेलेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला मुझे भी अभी कंफर्म नहीं है कि इसका कैसे यूज़ करते हैं, बट यही है कि पैराग्राफ और ए टैग के दोनों की प्रॉपर्टी साथ में दे सकते हो, मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे सकते हो, बट इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज काम नहीं कर रही है, या तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अगर मैं पैराग्राफ और एंकर टैग दोनों को दे रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे कलर रेड है जो कि अप्लाई नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, तो वो हट गया, और फिर ये भी हट रहा है जो कि मैंने डायरेक्टली प्रॉपर्टी दी। ठीक है, तो ये क्यों नहीं कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, इसको देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में होगा तो देखेंगे इसका क्या इशू है, मैं पता करूंगा पहले। ठीक है, हेलो तो रेड है वैसे, ये वाली प्रॉपर्टी तो काम कर रही है, चेक कर, पैराग्राफ वाली प्रॉपर्टी कर रही है, ये सारी वैल्यूज काम कर रही है, बट एंकर टैग की अगर मैं ग्रीन देता हूँ तो एंकर टैग पे जो वैल्यू है वो काम करनी चाहिए। तो पैराग्राफ और एंकर टैग की सेलेक्ट स्पेसिफिटी कुछ कॉमा वगैरह तो नहीं देना होता ताकि स्पेसिफाई कर सकें। हाँ यही है इशू, यहाँ वर्ड और चेकअप सही है। ठीक है, तो एक्चुअली इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि हमें कॉमा वगैरह भी देना पड़ेगा कि ये डिफरेंट है, वरना वो एक जैसे ही काम करेगा। ओके, तो ये चीज़ है कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉमा वगैरह भी देना पड़ेगा, तो अब प्रॉपर्टीज काम कर रही है हमारी। ठीक है, तो कॉमा दे के चलना है, वरना उसे पता नहीं चलेगा कि ये प्रॉपर्टीज के बीच में स्पेस से नहीं पता कर पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। एंड नेक्स्ट चलते हैं साइज के ऊपर, इंपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट में क्या है, हम फाइल नेम इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो आप क्या करते हो, कई सारे कोड्स को लिख लेते हो, इंपोर्ट वाला तो आपको पता ही होगा, रिएक्ट वगैरह में हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आप एक फाइल कहीं पे भी लिख सकते हो कोड को और उससे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इंपोर्ट फाइल नेम। ठीक है, किसी भी फाइल नेम को इंपोर्ट करो और उस कोड को यूज़ कर सकते हो। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि reset डॉट एस सी एस एस की फाइल लिखी है और यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे रिसेट को, और डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा देखो, अगर मैंने एक फाइल बना ली, फॉर एग्जांपल मैं एक ही फाइल में सारा कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, डिव का, पैराग्राफ का, इन सब टैग का, तो मैं उस फाइल का कोड डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ और इससे वो चीज़ चलेगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ चेक डॉट एस सी एस एस है, उसको मैंने कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एप डॉट सी एस एस में ये वाला कोड इस्तेमाल करना चाहता हूँ वैसे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, एट द रेट इम्पोर्ट लिखूंगा ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा चेक डॉट क्या था, चेक डॉट एस सी एस एस। ठीक है, तो मैं ये लिख दूंगा, और अभी कुछ यहाँ पे चेक बता नहीं रहा है कि क्या है, यू आर स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड, तो कुछ चीज़ मिसिंग हुई मेरे हिसाब से। एट द रेट इम्पोर्ट, ओके, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डाल दिया है, और ये वेरिएबल भी बना रखा है इस तरह कुछ। इसने क्या किया है, इम्पोर्ट फाइल नेम, सिर्फ फाइल का नाम देना है। Okay. पर मुझे नहीं लगता, मतलब और भी चीज़ें होनी चाहिए ना इसके साथ। देखते हैं एक बार, ऐप डॉट में तो अभी भी आई थिंक बहुत सारी फाइल्स हैं, बट उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा।
तो हमने बना तो दिया ये, बट मैं इसे होम में यूज़ करना चाहता था एज कम्पेयर टू, अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर सकूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, बट यहाँ तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ। तो बेसिकली कर सकते हैं इसे, ठीक है। स्टिल इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे ढंग से, ठीक है। क्योंकि इन्होंने देखो reset डॉट एस सी एस करके फाइल बनाई और डायरेक्टली यहाँ पे इम्पोर्ट की। अब मेरे होम में जो है, होम में कह रहा हूँ मैं, मेरे जो ऐप डॉट जे एस में है, मैं इसे चेक नहीं कर सकता था प्रॉपरली, क्योंकि वो चीज़ है। बट इन्होंने सी एस एस के अंदर ही डायरेक्टली फाइल यूज़ की है, किसी भी फाइल में कर रहे हैं वैसे सी एस एस के अंदर ही फाइल यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं उसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ तो बात भी है, ठीक है। बाकी ये तो मैं बता देता हूँ, जैसे हमने पर्टिकुलर कुछ कलर्स बना रखे हैं तो इसके लिए भी सही है कि हम डायरेक्टली फाइल यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने कलर्स की फाइल यहाँ पे यूज़ कर रखी है, तो ये फ़ायदा है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग से फाइल बनाता हूँ ताकि हमें पता तो चले कि एक चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो फ़ायदा ये रहेगा, तो मैं ओके डॉट एस सी एस एस बनाता हूँ, एस सी एस एस, और इसमें दो कलर डालता हूँ एट द रेट, ये जो कलर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ताकि मुझे पता भी चल सके कि प्रॉपर्टी है, तो मैं ये दोनों कलर यहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट करके और यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। और मैंने ये डाल दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि चेक डॉट सी एस एस में ये वाले कलर्स को इंपोर्ट करना हूँ। तो मुझे करना क्या है, एट द रेट इम्पोर्ट, इम्पोर्ट, और यहाँ पे ओके नाम है बस कलर उसका, और मैंने ये कर दिया इम्पोर्ट, ठीक है। अगर ये वाली पैराग्राफ वाली प्रॉपर्टी चल रही है तो इसका मतलब ये चल रहा है। यहाँ पे कुछ आ रहा है कि मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड, ओके डॉट एस सी इम्पोर्ट, ओके। यहाँ पे कुछ जो है भाई है, ओके इट्स नॉट क्लियर विद, कह रहा है इट इज नॉट, यहाँ पे या तो ये इंडेक्स बॉक्स वाली लाइन है, ओके, ठीक है। या तो ओके डॉट सी एस एस लिख देते हैं, क्या पता चल जाए यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये वाली जो प्रॉपर्टी अभी भी चल रही है, इसका मतलब हमें ओके डॉट एस सी एस एस लिखना पड़ेगा कि ओके पे तो नहीं चल रही थी, ठीक है। और यहाँ से फॉलो करने का भी लिख है, और अब मेरा जो कलर है वो एरर भी नहीं दे रहा और डायरेक्टली चल भी रहा है, ठीक है। येलो और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने येलो कलर दे रखा है, उसका बैकग्राउंड कलर भी कुछ और दे रखा है जो लाइट ग्रीन या समथिंग ऐसे कुछ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पॉइंट पे। तो उसके बाद आता है मिक्सिंग, ठीक है। मिक्सिंग का क्या फायदा है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी एक एलिमेंट की, होता है ना कभी कभार कि मुझे इस बटन की ये चार प्रॉपर्टीज चाहिए और दो प्रॉपर्टीज मैं खुद लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे आता है मिक्सिंग, ठीक है। तो इन्होंने मिक्सिंग को कैसे यूज किया, देखो, मिक्सिंग नेम प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। मतलब आपके पास जो प्रॉपर्टी है, या तो आप वो उठा लो, ठीक है, उसका नाम डालो और प्रॉपर्टी वैल्यू लिख दो। जैसे इन्होंने क्या किया है, द फॉलोइंग एग्जांपल है मिक्सिंग टेक्स्ट, कि इन्होंने इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ये लिखा और एट द रेट मिक्सिंग लगा दिया यहाँ पे। फिर यूज़ कैसे कर रहे हैं ये लोग, एट द रेट इंक्लूड इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, ठीक है। तो जिस टेक्स्ट पे उन्होंने मिक्सिंग लगाया था उसको एट द रेट इंक्लूड किया मिक्सिंग टेक्स्ट के साथ, फिर बैकग्राउंड कलर ग्रीन लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज़ कर रहे हैं। और एट द रेट इंक्लूड इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, इंक्लूड लिंक, एट द रेट इंक्लूड स्पेशल बॉर्डर, ठीक है। तो जिस पे भी यूज़ करना है तो उस पर आपको मिक्सिंग लिखना पड़ेगा, फिर एट द रेट इंक्लूड लिख के आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको बॉर्डर, और यहाँ पे डायरेक्टली आप प्रॉपर्टीज भी दे सकते हो, ठीक है। एक एक्सटेंड भी है जो कि है बिल्कुल प्रॉपर्टीज कॉपी करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे बटन बेसिक है, अब मुझे इसका पूरा कलर चाहिए तो मुझे एट द रेट एक्सटेंड करके बस वो वाले कलर के नाम लिखना है और फिर ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ही है इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हम यूज़ करते हैं, मिक्सिंग हो गया, एक्सटेंड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैंने इस वीडियो में तो नहीं बताया ये सारी मिक्सिंग और एक्सटेंड करके, बट मैं ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। और इसमें फंक्शन वगैरह भी होते हैं, एक पार्शियल फंक्शन भी होता है, पार्शियल फंक्शन पार्शियल कंपोनेंट्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। उसको यूज़ करके हम अलग से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मिक्सिंग और एक्सटेंड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगर होगा तो, वैसे तो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। मेरा मोटिव बस यही था कि मैं आपको बता सकूं सैस के बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी सही तरीके से देख रखी है और डॉक्यूमेंटेड भी है।
तो आप इन सब का यूज़ कर सकते हो और काफ़ी सही तरीके से काम कर सकते हो। तो मेरा मोटिव यही था कि सैस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये सैस की पूरी प्लेलिस्ट तो नहीं है, बट हाँ, इतना इनफ है कि आप लोग अपना कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।